फुल वेव रेक्टिफिकेशन समझाई थी, याद आ गई थी? फुल वेव रेक्टिफिकेशन सबको सामने आ गई थी बात फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, याद है? अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम क्या बताया था, इसमें मसला क्या था? व्हाट डिड आई टेल यू? मसला इसके अंदर ये है कि सर ये रेक्टिफाई तो हो गई बट ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है। इस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को अगर आप यूजर को सप्लाई करेंगे ना तो उसके देयर आर हाई चांसेस कि उसके अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, अब इसको कहते हैं स्मूथिंग। जी, कल मैंने बताया था, तो स्मूथिंग रेक्टिफाइंग वोल्टेज, स्मूथिंग द रेक्टिफाइड आउटपुट AC आउटपुट। असद बेटा थोड़ी स्टोरियां बाद के लिए रख दो और समझ लो। अच्छा, रेक्टिफाइंग द AC आउटपुट क्या करते हैं, आप एक कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल टू, ठीक है, वी कनेक्ट अ कैपेसिटर, लेकिन ये कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट अ कैपेसिटर पैरेलल टू द लोड। अच्छा, लोड का मतलब होता है जिस चीज के अक्रॉस भी करंट आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये लोड रेजिस्टर भी हो सकता है, ये लोड कोई बल्ब भी हो सकता है, ये लोड को सर्किट भी हो सकता है, ये लोड आपका घर भी हो सकता है। लोड इज एनीथिंग जिसको आप चलाते हैं। सर अब आप देखें, आपने वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला सर्किट बनाया था, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये वाला सर्किट हमने बनाया था, बस इसमें अगर तुमसे एग्जामिनर कहे कि कहाँ लगाओगे कैपेसिटर, जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो तुम इसमें कैपेसिटर लगा दोगे इसके पैरेलल। कहां पर जी? ये लग गया कैपेसिटर, ये इसके पैरेलल, ये कैपेसिटर लगा दिया आपने पैरेलल। समझ में आया? जिस हमें इसमें रेजिस्टर आ रहे हैं ना, ये हमारा लोड है। लोड का मतलब है जो चीज का वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, यूज करता है, तो आपने यहां पे लगा दिया इसका। ठीक है, आप लोगों को वापस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कल वाले डायग्राम में जाके उसके पैरेलल कैपेसिटर बना दें, पूरा वापस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? अब ये करता क्या है, जब आप ये कैपेसिटर लगा देते हैं ना, तो मैं इसका आउटपुट वोल्टेज देखो कैसे चेंज होता है। मैं आपको उसी ग्राफ पे ले जाके ना उसी के अंदर उसका आउटपुट वोल्टेज बना के दिखा रहा हूँ। ये बना लिया तुम लोगों ने? अब देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा। सर ये आउटपुट वोल्टेज कल हमने ड्रॉ किया था। कैपेसिटर लगने के बाद इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। ये है स्मूथ, ये ऐसा। ये कैपेसिटर लगने के बाद ना आप देखें इसकी फ्लक्चुएशंस बहुत रिलेटिवली बहुत कम हो जाती हैं। ये है स्मूथ रेक्टिफाइड वोल्टेज, ये स्मूथ रेक्टिफाइड वोल्टेज। अब आप देखें, अच्छा ये बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा सर अब ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे काम करता है। कैपेसिटर याद है कैसे काम करते थे? मैंने आपको जब कैपेसिटर पढ़ाया था तो मैंने कहा था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको एसी में जाकर पढ़ाऊंगा, तो इस यूज की मैं बात कर रहा था। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। सर असल में होता क्या है, आपको याद है कैपेसिटर्स करते क्या थे? किसी को जरा याद दिलाओ मुझे तुम में से, कैपेसिटर्स का काम क्या होता था? चार्ज स्टोर करते हैं और फिर जब जरूरत होती है तो एनर्जी सप्लाई कर देते हैं ना। अब सर इसके अंदर यही हो रहा है, देखो जब साइन है ना, साइन AC का मतलब है उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। जो वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगा होगा। तो अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो, करते होते क्या है बेटा। जब इसकी मैक्सिमम पीडी होता है, देखो यहाँ इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ। जब मैक्सिमम पीडी होता है अक्रॉस द लोड, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी मैक्सिमम होता है। और जब कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होता है तो हमने क्या बताया था
कि कैपेसिटर का चार्ज भी मैक्सिमम स्टोर हो जाता है। याद है ये वाला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कैपेसिटर में पढ़ा था। जितना ज्यादा PD होता है उतना कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो अब जरा देखो इसको मैं पॉइंट वाइज तुम लोगों को समझाता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, when V out is maximum, the charge stored in the capacitor is also maximum. ठीक है, वजह because PD across capacitor is equal to V out, which is maximum. तो when V out is maximum, जब आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो the charge stored in the capacitor is also maximum. वजह क्योंकि जो PD across कैपेसिटर होता है वही V out के बराबर ही होगा ना, दे आर इन पैरेलल में हमेशा वोल्टेज बराबर होता है। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो क्योंकि याद रखो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वोल्टेज और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा भाई, अब क्या होगा, ये बैकअप हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब ये बैकअप कैसे हो गया, अब जब आउटपुट कम होने लगता है, ग्राफ पे जाके देखो, अब ये तुम्हारा आउटपुट जो है ना ये कम होने लगा, एकदम ड्रॉप होने लगा आउटपुट। ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आउटपुट तुम्हारा कम होने लगा है, नीचे आने लगा है। तो कैपेसिटर क्या क्या कहता है, रेजिस्टर हो, कहता है रेजिस्टर भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब वोल्टेज सप्लाई करूंगा क्योंकि मैंने चार्ज स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से समझो कि कैपेसिटर भी चार्ज है ना, तो वो एक उसका एक रेजर्वॉयर की तरह, या समझो एक तरीके से स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें वहां से चार्ज नहीं मिल रहा, मेन सर्किट से नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, जिसका मतलब है ये जो लाइन है, ये चार्जेस या ये वोल्टेज कौन सप्लाई कर रहा है रेजिस्टर को, ये कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसे स्टोर किया हुआ चार्ज है। तो हम इसको साइंटिफिक वर्ड्स के अंदर क्या लिखते हैं, as V output decreases of the circuit decreases. So as V out of circuit decreases, ठीक है, comma, the capacitor starts to discharge through R, डिस्चार्ज थ्रू आर का मतलब है ये खुद इसको सप्लाई करने जाता है थ्रू आर, ठीक है, एट अ स्लोअर रेट। अच्छा, वो उतनी तेजी से डिस्चार्ज नहीं होता जितना तेजी से वी आउटपुट डिक्रीज होता है, एट अ स्लोअर रेट, ठीक है। कैपेसिटर आहिस्ता 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 डिस्चार्ज होता है, वो उतना एकदम सडन डिस्चार्ज नहीं होता जितना वी आउटपुट सडनली चेंज हो रहा है ना, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उतना सडन ड्रॉप नहीं आता। सो एज वी आउट ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, the capacitor starts to discharge through R at a slower rate, thus keeping the voltage almost constant. Thus keeping the voltage across the load almost constant. अच्छा, ऑलमोस्ट है यार, बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा डिक्रीज तो उसमें भी आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अच्छा देखें, अब इसमें ऐसा है, इसका फायदा पता है क्या, अभी ये पूरा डिस्चार्ज हुआ ही नहीं होता, अभी थोड़ा सा समझो 5-10% डिस्चार्ज हुआ होता है, वो फिर से चार्ज होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि फिर से उसका जो सर्किट का वोल्टेज है वो बढ़ने लग जाता है। देखिए, ये बिल्कुल मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कहता हूँ कि तुम्हारे पास एक घर पे तुम लोग लगाते हो, वो टैंकी लगाते हो पानी की। अच्छा, कुछ लोगों के घर में, आप पता नहीं, अब तो खैर यानी मैं यहाँ रहता हूँ, आप मुझे जरूरत नहीं पड़ती तो मैंने तो हटवा दी है, लेकिन पानी का टैंक जो ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि एक तो होता है जो मेन टैंक है आपके घर का, उसमें से पानी जो है ना वो आता है। लेकिन अगर आप एक घर का टैंक लगा दें, थिंक ऑफ दैट लाइक कैपेसिटर, ठीक है, तो जब पानी आ रहा होता है वो भर जाता है,
ठीक है, पानी आ रहा था, भर जाता है वो। जब पानी मेन टैंक से कम होने लगता है तो वो क्या करता है, बजाय इसका, मेन टैंक से पानी एकदम तेजी से कम हो रहा है, जो आपका जो मेन घर का टैंक है, जहां से वाटर बोर्ड से जो टैंक है उसकी बात कर रहा हूं, वहां से जो पानी आता है, तो आपके नलके में लेकिन पानी ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है। ये क्या जादू है भाई? तो आपका जब मेन टैंक से पानी कम होता है तो आपने जो घर में एक्स्ट्रा टैंक लगाया हुआ है ना, वो पानी सप्लाई करना शुरू कर देता है। वो कहता है ये लो कोई बात नहीं, पीछे से पानी कम हो गया, मैं तुम्हें सप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा फील होगा कि यार पानी आ रहा है, आपको ये फील ही नहीं होगा पानी चला गया, पानी आपके नलके में आ रहा होगा। जस्ट लाइक थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर की टैंकी से पानी कम होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा कम होगा, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अभी ऊपर की टैंकी, आपकी जो घर की टैंकी है वो खाली ही नहीं हुई, सपोज करो पीछे लाइन का पानी आ गया, ठीक है, सो ये लाइन का पानी आ गया तो वो क्या होगा, अब आपके नलके में भी आना शुरू हो जाएगा और टैंकी फिर भरना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ भी देखो ऐसे होता है। अभी यहाँ तक पहुंचा है ये, देखो ये कम होते 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 तो समझो यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, कम होते होते अभी ये पूरा डिस्चार्ज हुआ नहीं था कि वोल्टेज फिर बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ गया तो वो कैपेसिटर फिर चार्ज होने लग गया, ठीक है, फिर वो पूरा भर गया, फिर उसके बाद जब वोल्टेज कम होगा वो फिर चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो एक साइकिल है, ये चलती जाएगी। आगे बात ये सबको समझ में, कैपेसिटर कैसे वोल्टेज को स्मूथ रखता है। चलो शाबाश। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है कि ये कैसे स्मूथ रखता है, तो अब अगर कोई आदमी कहे कि सर मुझे और ज्यादा स्मूथ करना है, देखो 100% स्मूथ तो आप नहीं कर सकते, तो और ज्यादा स्मूथ करने का मतलब है रेट ऑफ डिस्चार्ज और स्लो कर दो। तो कोई तरीका बताओ यूजिंग योर नॉलेज ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैसे टाइम और ज्यादा आप टाइम कर दें, ज्यादा टाइम कांस्टेंट, आप टाइम को लंबा कर दें, इसके डिस्चार्ज टाइम को, द टाइम कांस्टेंट। हाँ, उससे आप अचीव क्या कर रहे हैं पैरेलल में और लगा के, आप रेजिस्टेंस, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं। तो आरसी याद है, टाइम कांस्टेंट आरसी। तो यहां पर अगर इफ वी इंक्रीज, दो चीजें, दो, इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस बढ़ाने से या कैपेसिटेंस बढ़ाने से, दोनों बढ़ाने से ही हो जाता है इंक्रीज द कैपेसिटी। अच्छा रेजिस्टेंस तो अब हम बढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो लोड है, वो तो सर्किट का पार्ट है, कैपेसिटेंस, ठीक है। द रेट of discharge will further slow down. The rate of discharge of capacitor becomes slower. Slower rate of discharge होता है, and the voltage is more smooth. जाहिर है जितना रेट ऑफ डिस्चार्ज स्लोअर होगा उतना उसका पीक देखे ना आपका, और स्लोअर रेट पे डिस्चार्ज होगा। पहले आपने लिख लिया ये, ठीक है। तो अब अगर और ज्यादा हायर कैपेसिटी पे लोगे ना तो फिर वो डिस्चार्ज ऐसे होगा ना, देखो, तो फिर समझो ये यूं है ना, ये यूं है, वो अभी और कम डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। वो और देखो पूरा वो नीचे नहीं जाता ना, क्योंकि वो अभी पूरा डिस्चार्ज ही नहीं होता, वो स्लो रेट से डिस्चार्ज होता है, ओके। तो उसका वोल्टेज और ज्यादा स्मूथ होता है। आप कहेंगे सर क्या मैं 100% स्मूथ कर सकता हूँ? उसको नहीं कर सकते 100% स्मूथ, क्योंकि कैपेसिटर कुछ तो डिस्चार्ज होगा ना, ये तो नहीं होगा। अच्छा, कभी तुम लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, कभी तुम ऑब्जर्व करना, कोई स्पेशली अपने मॉनिटर वगैरह को ना, कभी किसी दूसरे किसी वीडियो वगैरह बना के जरा देखना, तो मैं देखा फ्लिकरिंग नजर आएगी, कटर फ्लक्चुएट करता है। अभी भी आपका जो वोल्टेज है ना थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादा उतना नहीं करता लेकिन करता है। ये भी 100% स्मूथ वोल्टेज आपका नहीं आता। सब में आ गया बच्चों, क्लियर है? चलो अच्छा, अब जो देखो सिलेबस में चीजें लिखी थी ना, वो तो मैंने आपको एसी की करा दी, लेकिन इसमें ना एक क्वेश्चन मार्क है। देखो 2022 तक था तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसफॉर्मर ठीक ठाक आता था, इन्होंने ट्रांसफॉर्मर निकाल दिया। अब मुझे आप लोग, ट्रांसफॉर्मर जा रहे एसी में होता था। अब मुझे बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर क्या ट्रांसफॉर्मर में, आपको जरा सिलेबस एक नजर दिखा दूं, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आप पास पेपर में ना इसके बहुत सवाल देखेंगे। अब मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर ट्रांसफॉर्मर क्या हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? जाहिर है ट्रांसफॉर्मर सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब देखो इंडक्शन है ना, अब ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर भाई ये लिखा, आखिरी चीज देखो यही है ना, कहीं नहीं नजर आएगा तुम्हें ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाइंग एंड स्मूथिंग, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द लोड रेजिस्टेंस, ये बस ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आखिरी है, इसके अंदर तुम्हें कहीं ट्रांसफॉर्मर नजर नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम्हें कहीं ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ नजर आएगा।
अब बच्चे कहते हैं सर क्या हमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है, मैं कहता हूँ नहीं ट्रांसफार्मर पढ़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम ओ लेवल में पढ़कर आए हो ना, तो उसको इतना बेसिक नो हाउ ले लो कि अगर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड सवाल आ जाए तो तुम्हें आइडिया हो कि वो क्या होता है। ठीक है, और फिर मैं तुम्हें बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, वो भी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है बट क्वेश्चंस के अंदर वो कहीं ना कहीं आ जाता है। अच्छा देखो इधर इसका, मैं आपको बिल्कुल इंड्यूस ईएमएफ इन अ ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा रहा, इंड्यूस ईएमएफ इन अ ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ। बस ये करके ना, बस ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, ईएमएफ इन अ ट्रांसफार्मर। मुझे ट्रांसफार्मर नाम अब कितना अच्छा लगता है ना, ऑप्टिमस प्राइम निकल कर आएगा। जब मैंने ये पहली दफा ट्रांसफार्मर पढ़ा था ना, ये तो उसके बाद ये मूवी आई थी, फिर मैं जब ट्रांसफार्मर देखता था मुझे लगता था ये अभी चेंज होके वो बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, ऑटोबॉट्स। अभी आप कोई गौर से ट्रांसफार्मर की शक्ल देखें, खंबे पे जो लगे हुए होते हैं वो लगते भी है ऑप्टिमस प्राइम जैसी शक्लें उनकी। ठीक है, चलो भाई ट्रांसफार्मर, असद भाई कुछ याद है ओ लेवल में पढ़कर आए थे कैसा होता है? ये तुम्हारा ठीक है भाई, पढ़ते जाओ डिलीट करते जाओ मेमोरी में से चीजें। सर इसके अंदर एक होता था प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल इस तरह से होता था, इसको कहते थे प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है ना, वो एक एक इनपुट एसी लगा होता था यूं करके, ये इनपुट है, वी इनपुट। अच्छा इसको ना वी इनपुट की जगह ज्यादातर वीपी कहते थे, वीपी का मतलब प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज। फिर यहाँ होता था सेकेंडरी कॉइल, मुबारक हो, होता था सेकेंडरी कॉइल, इसको आउटपुट वोल्टेज भी कहते हैं या सेकेंडरी वोल्टेज भी कहते हैं। और ये एक होता था लैमिनेटेड आयरन कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर। अच्छा क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं ट्रांसफॉर्मर, ऐसा मेरी टेंडेंसी है, मैं बोलता तो हूँ ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाने लग जाता हूँ उसको, क्योंकि वो इतने आदत है मुझे उसको पढ़ाने की इतने सालों से। लेकिन मैं अपनी उस रेजिस्ट करूंगा उस टेंडेंसी को, मैं आपको सिर्फ इंडक्शन ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ सर, इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है ना प्राइमरी कॉइल में। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, एक करंट इंड्यूस करता है इस आयरन कोर में, वो करंट से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो फ्लक्स कट करता है थ्रू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। बस मैं इतनी बात करूंगा मैं, ताकि ना इसको इंडक्शन तक रखूं, मैं इसको लिख देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, व्हेन एन एसी passes through primary coil, सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, नहीं नहीं वोल्ट मीटर नहीं है, आउटपुट है, मैंने यहाँ से बस वोल्टेज आउटपुट है, ये उसको यूं करके वीएस लिखा हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, मेजर करने के लिए तो आउटपुट को इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये वोल्टेज वीएस है, वो वोल्टेज वीपी है। ठीक है, व्हेन इन एसी passes through primary coil and अच्छा an EMF or current is induced in iron core, is induced in iron core। ठीक है, अच्छा एसी का जो फ्लक्स होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है ना, विद अ चेंजिंग फ्लक्स अराउंड इट, विद अ चेंजिंग फ्लक्स। ठीक, डेंसिटी, जाहिर है भाई वो फ्लक्स डेंसिटी क्यों चेंज हो रही होती है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा होता है। करंट क्यों चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो एसी है। ठीक है, सो व्हेन एन एसी passes through a primary coil an EMF or current is induced in iron core with a changing flux density, this flux density cuts through this, अच्छा the flux then cuts through the secondary coil, the flux then cuts through the secondary coil and induces EMF in it, EMF in it। ठीक हो गया, बस ये जितना आपको बताना था।
क्योंकि चेंजिंग फ्लक्स उसके थ्रू कट करता है तो इंड्यूस कर देता है ईएमएफ। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है, ये अभी भी आ सकता है क्योंकि इंडक्शन तो तुम्हारे सिलेबस में है ना। समझ में आया ना इसका कॉन्सेप्ट? सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो, अब गाइस, अब इसके अंदर इसका ग्राफ एक तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके, अब देखो, एक तो इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसका जो है ना एक फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मूला ओ लेवल वाला है तो मैं एहतियातन बता देता हूँ। सर, फॉर्मूला इसका ओ लेवल वाला एक है फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, एक होता था वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, याद है? अच्छा, इज इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस, आईपी अपॉन एन क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स एन। अच्छा देखो, एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, पहले एनएस, एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और एनपी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। चलो बस, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आता, फिर वही वाली बात है, फिर मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ाने लग जाऊंगा। मुझे ट्रांसफॉर्मर्स का फॉर्मूला होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इफ अगर सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी के टर्न से ज्यादा हो, देन सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से ज्यादा होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा वोल्टेज होगा, प्राइमरी में होगा। एंड लेकिन सर करंट उल्टा होगा, सेकेंडरी करंट लेस होगा प्राइमरी से। अच्छा, उल्टा, इफ अगर सेकेंडरी का टर्न्स कम हो प्राइमरी से, तो फिर सेकेंडरी वोल्टेज भी कम होता है प्राइमरी से, लेकिन करंट ज्यादा होता है प्राइमरी से। अच्छा, यहां पर आईपी का मतलब करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। आई एस का मतलब है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो एस फॉर सेकेंडरी कॉइल, यानी याद रखो यहाँ पे एस सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए, कॉइल के लिए, और पी प्राइमरी कॉइल के लिए। ठीक है भाई, तो कुछ याद आ रहा है तुम्हें? ऐसे ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते थे जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता था? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये वाला होता था स्टेप अप। कुछ याद आ रहा है? ये होता था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और ये जो दूसरा वाला होता था, इसको क्या कहते थे? ये वाला, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता था। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलो, ये तो मैंने आपको इतना आइडिया दे दिया कि आप लोग अगर कोई सवाल आ जाए तो उसको कम से कम अटेम्प्ट कर सकें। मुझे इसमें एक बात समझाओ, देयर आर टू क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर मी। सर, ये वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो करंट क्यों कम हो रहा है? दोनों ही बढ़े ना। ये तो दुनिया में पहली दफा मैंने सुना है, आज तक तो मेरे मुंह से सुनते आए होगे, जब वोल्टेज ज्यादा होता है करंट भी ज्यादा होता है, जब वोल्टेज ज्यादा होता है। अब इसमें उल्टा है, मैं कह रहा हूँ वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों भाई? पहली बात तो इसका जवाब मेरे याद रखो। देखो भाई, ये जो मैं कहता था ना वोल्टेज बढ़ा है और करंट भी बढ़ता है, ये किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में होता है कि जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो फिर करंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि करंट फ्लो ही वोल्टेज की वजह से करता है ना। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट नहीं होगा। ये कुछ और कॉन्सेप्ट है, ये इंड्यूस वोल्टेज है जो इंड्यूस हुआ है। सपोज करें अगर दोनों बढ़ गए, कोई आदमी कहता है नहीं सर वोल्टेज भी बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। सर आपको पता है इसका मतलब क्या? अगर दोनों बढ़ जाएं, वोल्टेज भी बढ़ जाए और अगर करंट भी बढ़ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पावर इनपुट है वो कम है और पावर आउटपुट ज्यादा है। ये हो सकता है सर? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तबाही हो गई ना, कि आप इनपुट कम दें और आउटपुट ज्यादा ले लें। तो सर इसमें ऐसा होता है ना, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप एक को बढ़ाएंगे ना, तो फिर दूसरे को कम करना पड़ेगा, यानी। अच्छा देखो, इसके अंदर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आइडियल
आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कोई भी मशीन आइडियल कब होती है? जब उसकी इनपुट और आउटपुट बराबर होती है, ठीक है? तो अगर इसकी वो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर 100% आइडियल भी है ना, तो पावर इनपुट का फॉर्मूला होगा, याद है, पावर वी पी इज इक्वल टू वी आई, तो ये होगा वीपी इंटू आईपी। और अगर पावर आउटपुट होगा तो उसका फॉर्मूला होगा वी एस इंटू आई एस। सो इफ, जाहिर है, वी एस इज ग्रेटर देन वीपी, देन आई एस मस्ट बी लेस देन आईपी, ठीक है? तभी बराबर आएंगे ना, वरना बराबर आएंगे नहीं, फॉर देम टू बी इक्वल। अगर तुम में से कोई साइंसदान ये कह देता है सर नहीं दोनों बढ़ा दें आप, भाई मैं तो बढ़ा दूं, मेरा क्या है, मैंने तो लिखना ही है, लेकिन वो हो नहीं सकता, वो दोनों बढ़ ही नहीं सकते एक साथ। दोनों बढ़ने का मतलब है आपने एनर्जी क्रिएट कर दी, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वैसे अब ये सब सिलेबस से निकाल वही था, देखो मैंने कहा ना मेरी टेंडेंसी है वहां जाने की, लेकिन जस्ट जनरल नॉलेज, जो तुम्हारे जनरेशन प्लांट होते हैं जहां पर बिजली बनती है, आपको पता है ना, वो ये लॉन्ग डिस्टेंस केबल हाई टेंशन वायर्स होते हैं, वो शहर तक लेकर आते हैं बिजली। तो जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं उसमें हाई वोल्टेज से आती है बिजली या लो वोल्टेज से आती है ट्रांसमिशन? हाई वोल्टेज। तो आपको पता है ना, ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा, जो आपका जनरेशन प्लांट होता है ना, उसके आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई करके भेजते हैं। फिर जब आपके वो लोकल ग्रिड स्टेशन पे आ जाती है ना, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर स्टेप डाउन करते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा क्यों करना होता है? हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों प्रेफर करते हैं? नहीं, उसकी वजह होती है पावर लॉसेस कम होते हैं, ठीक है? तो क्योंकि जब वोल्टेज स्टेप अप होता है ना, तो करंट स्टेप डाउन होता है, और पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो व्हेन यू ट्रांसमिट वोल्टेज, यानी जब तुम स्टेप अप करते हो वोल्टेज को, तो करंट स्टेप डाउन होता है। करंट स्टेप डाउन होगा तो इसका मतलब है लोअर करंट पे ट्रांसफर हो रही होती है बिजली, और छोटे करंट का मतलब है लेस पावर लॉसेस। खैर ये सब ट्रांसफार्मर का है, वही मैंने कहा ना, मेरे अंदर टेंडेंसी है ट्रांसफार्मर को घुस जाने की, तो आई लीव इट हेयर, मैं उसके ट्रांसफार्मर में नहीं घुस रहा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं इसका ग्राफ। बस ये आखिरी चीज है, इसका ग्राफ कैसा आएगा। अगर कभी एग्जामिनर ने ग्राफ दिया प्राइमरी का वोल्टेज या करंट, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी या करंट ऑफ प्राइमरी अगेंस्ट टाइम, तो सर साइन एसी है ना, साइन एसी है, ठीक है? अब अगर तुमसे कहा जाए कि तुम लोग सेकेंडरी का वोल्टेज अगेंस्ट करंट का ग्राफ ड्रॉ करो, और ये उल्टा तो बड़ा वेग सा वर्ड है ना, कोई साइंटिफिक वर्ड यूज करो। उल्टा क्या होता है? इनवर्स, माइनस साइन का बनेगा। अच्छा, ये हो गया आई एस और वी है। अच्छा भाई, अभी तक मैं तुमको समझा समझा के थक गया हूं कि अगर ऊपर वाला वोल्टेज, यानी एक्सिस गौर से देखना, दोनों के होते प्रोपोर्शनल है लेकिन बराबर नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना एक कुछ ना कोई वेव टेढ़ी बनाने की बीमारी है। देखो 4 दफा बना रहा हूँ, सीधी नहीं खिंच रही मुझसे लाइन। नीचे से नहीं, ये भी टेढ़ी बन गई। अब सही है, थोड़ी करीब हो गई यार, पता नहीं वहीं से क्यों शुरू हो रही है जाके। मैं सुहाना के वहां से नहीं बना रहा, ये देखो मैं यहाँ से बना रहा हूँ उसको। नहीं, मैजिक हो गया मैजिक। चलो यार जान छोड़ो भाई, तो बात नहीं, बस समझ गए ना? करो यार तुम लोग,
चलो बस ठीक है यार, अब अभी ऐसे ही बन गई है, बस चलो बर्दाश्त करो। सारे एक्सपर्ट मशवरे दे दिए, यूं कर दें यूं कर दें यूं कर दें। पहली वाली कौन सी सीधी है? वो भी टेढ़ी है। अबे भाई बस यार, कोई खैर है, बात समझ में आ रही है ना? अरे वैसे मेरे पास एक ग्राफ वाला पेज होता है, मैं वो क्यों नहीं यूज करता? अच्छा चलिए सर, हाँ कैसी बनेगी इसकी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं अच्छी क्वालिटी का केरोसिन लेके जलाऊं तुम्हें, ठीक है? शायद बुरी से तुम ठीक से जल ना पाओ। यार तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ, तुम वही मुर्गी की एक टांग। सर इसके लिए इसका वी याद है, हमने कहा था कि जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स से, डेंसिटी से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के। और फिर जो इंड्यूस सीएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था ना, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सर ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, समझो जैसा वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है प्राइमरी कॉइल के, वैसे ही फ्लक्स अगेंस्ट का टाइम का भी होगा। तो उसका ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है? या ये मैथ्स वालों के लिए आसान बात है, साइन का ग्राफ है ना ऊपर वाला, तो साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस, और उसका मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है? तो सर इसमें माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा, माइनस कॉस का। ऐसे माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है? देखो, जो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनको पल्ले नहीं पड़ता ना उनके आसानी के लिए, हर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, बिल्कुल जीरो पे मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, तो जो इंड्यूस सीएमएफ होगा वो मैक्सिमम और नेगेटिव होगा। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, जीरो, तो इंड्यूस सीएमएफ भी क्या होगा, जीरो। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, तो इंड्यूस सीएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम लेकिन पॉजिटिव। तो जो भी ग्रेडियंट है ना ऊपर वाले ग्राफ का, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू होगी इंड्यूस सीएमएफ की। समझ गए सब लोग? आपका चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब जी, अब